हम्म, अभी हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे पिगमेंट रहते हैं। जब हम बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि सनलाइट का बहुत सारे वेवलेंथ वाले लाइट रहते हैं। सनलाइट में बहुत सारे वेवलेंथ वाले लाइट रहते हैं, गामा रे, एक्स रे, कॉस्मिक रे, रेडियो एक्टिव रे, बहुत सारा रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इस विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उस वही फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है छोटा सा पार्ट, उसी में उसको जब हम अच्छे से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लाइट का बैंड, बहुत सारे कलर वाला बैंड रहता है। ठीक है, और सनलाइट में बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ वाला लाइट होता है। तो 400 से 700 वेवलेंथ वाला जो लाइट रहता है उसी में विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में 400 से 700 तक एनएम वाले वेवलेंथ वाले लाइट तक रहता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारे कलर का बैंड पाया जाता है। सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे बहुत सारा। ठीक है, तो जब हम फोटोसिंथेसिस में बहुत सारा अलग अलग पिगमेंट रहता है, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट रहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल के अलग अलग जो पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसको सेपरेटली देखने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको बोला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हम लोग सेपरेट करते हैं लिप के पिगमेंट को क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट का नाम होता है। ठीक है, उस क्रोमेटोग्राफी एक पेपर रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पेपर में हम लोग जैसे पालक पालक लिप को पूरे अच्छे से मोटर एंड पिस्टल में उसको पीसते हैं, उसका एक एक ड्रॉप इस पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर में डालते हैं, फिर एक सॉल्यूशन में इसको डुबा देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे ही सॉल्यूशन पिगमेंट में डूबता है तो वो पिगमेंट में ऐसे अलग अलग बैंड बन जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का बैंड हो जाता है, येलो कलर के जेंथोफिल, ऑरेंज येलो कलर का कैरोटीन, ऐसे अलग अलग बैंड दिखता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग प्लांट्स के जो पिगमेंट रहता है उसको सेपरेट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले प्रैक्टिकल से हम लोग क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, लिप पिगमेंट जो है उसको अलग अलग सेपरेट देख सकते हैं। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, और कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का जो विजिबल लाइट रहता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो रीजन होता है 400 से 700, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जो पिगमेंट होता है उसमें कौन से पिगमेंट कितना वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, 400 से 700 एनएम वाले जो लाइट होता है, वेवलेंथ वाले जो लाइट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन 400 से 700 वेवलेंथ वाले लाइट में जो इतने अलग अलग टाइप के बैंड पाया जाता है उसमें किस जगह में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, किस जगह सबसे कम होता है, और जितने भी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब चीज़ों को देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ खींचा गया। ठीक है, तो इस टाइप से ग्राफ खींचे, इसमें से अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को दिया गया 400 से 700 तक। ठीक है, और ऐसा देखा गया कि कौन सा पिगमेंट कौन से सनलाइट के वेवलेंथ वाले लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा देखा गया कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाले सनलाइट के जो वेवलेंथ रहते हैं रेज का, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो होता है ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और क्लोरोफिल ए जो होता है ब्लू एंड रेड, ये दोनों रीजन में बहुत ज़्यादा
सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में अलग अलग पिगमेंट कितना ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको देखा जाता है, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक ग्राफ से इसको देखा जाता है, कितना कौन से क्लोरोफिल कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं देखा जाता है, और इसमें 400 से 700 वेवलेंथ वाले लाइट को दिया जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल बी जो होता है वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रेड लाइट को उतना ज़्यादा नहीं करता। लेकिन क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट एंड रेड लाइट ये दोनों लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये दोनों लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है ब्लू एंड रेड रीजन में। तो ऐसा पता चला कि ब्लू एंड रेड रीजन जो होता है उसी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए क्लोरोफिल ए को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एबंडेंट पिगमेंट माना जाता है, ठीक है। एब्सॉर्प्शन इसको बोला जाता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कौन से कलर का पिगमेंट कौन से सनलाइट के वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस जगह में होता है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस जगह में होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब हम देखते हैं उसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम लोग जब फोटोसिंथेसिस का रेट देखेंगे उस समय भी हम लोग ऐसा देखेंगे कि ब्लू एंड रेड वाला जो रीजन रहता है इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, 400 से 700 के बीच में। और जब अलग अलग पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि कौन से वेवलेंथ वाले सनलाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उस समय भी इस टाइप का ग्राफ आता है। तो दोनों ग्राफ को जब हम मिलाते हैं, दोनों ग्राफ को जब मिला दिया जाता है तब ऐसा देखा जाता है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जिस टाइप का ग्राफ बना था एक्शन स्पेक्ट्रम में ऐसे ही ग्राफ बनता है। इसका मतलब है रेड एंड ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और ब्लू एंड रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल ए को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबंडेंट पिगमेंट माना जाता है। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है, ऐसा पता चला है। और बहुत से अलग अलग जो पिगमेंट रहता है जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, इस सब चीज़ों को बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट, क्योंकि 400 से 700 के बीच में जितने भी वेवलेंथ वाले लाइट होता है सभी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाकी पिगमेंट से भी, ठीक है। क्लोरोफिल ए जैसे ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन बाकी जो कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी ये सब भी बाकी लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करके इसको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट, सहायक पिगमेंट, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को और क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को चलाते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स जो होता है केवल क्लोरोफिल ए को अपना पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट दे देते हैं ऐसा ही नहीं है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए में फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए उससे भी बाकी पिगमेंट जो होता है एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को बचाता है, ठीक है। इस टाइप से कौन से पिगमेंट कितना ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कौन से वेवलेंथ वाले लाइट को, उसको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्शन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग देखें। अभी हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम। तो हम लोग जानते हैं कि सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट जो होता है उसका जो लाइट आता है वो वेव के रूप में आता है, ठीक है। सनलाइट के जो लाइट होता है वो वेव के रूप में आता है, और सनलाइट के जो होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल रहता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल के रूप में सनलाइट नीचे तक आता है, ठीक है। इस पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन, इस पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, ठीक है। फोटोन जब ग्रुप में छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में नीचे आता है, हर फोटोन में बहुत सारा एनर्जी रहता है, बहुत सारा एनर्जी रहता है, वो एनर्जी को बोला जाता है क्वांटम,
इसमें जो एनर्जी रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं ग्रेना में जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है वो सनलाइट को ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। ये है ग्रेना। ग्रेना में बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, एक एक को बोला जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन जो रहता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोफिल A B C D कैरोटीन, जेंथोफिल, कोएंजाइम, बहुत सारे टाइप ऑफ कंपाउंड ये सब पाया जाता है इसके इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ग्रेना। ग्रेना में सबसे एक एक ग्रेना के जो डिस्क रहते हैं इसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट, कंपाउंड, कोएंजाइम ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो एक एक जो पिगमेंट रहता है, कंपाउंड, कोएंजाइम इस टाइप से प्रेजेंट रहता है एक एक यूनिट के रूप में। ठीक है, एक एक को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं क्वांटासोम। ठीक है, क्वांटासोम बोलेंगे। तो ये जो फोटोन रहता है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में जो आता है नीचे, उसमें सब में क्या रहता है, बहुत सारा एनर्जी भरा हुआ रहता है और एक इसको बोला जाता है क्वांटम। और ग्रेना में जो क्वांटासोम रहता है, एक एक फोटोसिंथेटिक यूनिट इस क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको बोलेंगे क्वांटासोम। ये जो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट रहता है जिसमें बहुत सारे पिगमेंट, कंपाउंड, कोएंजाइम रहता है, क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं, इस एक एक यूनिट को बोला जाता है क्वांटासोम। ठीक है, क्वांटासोम क्या करता है, सोलर एनर्जी के फोटोन को पकड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाते हैं। ठीक है, तो सनलाइट के जो क्वांटम होता है उस क्वांटम को के कितना एनर्जी जो एक ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए काम आता है उसको बोला जाता है क्वांटम यील्ड। ठीक है, ये जो क्वांटासोम है, अरे क्वांटम में बहुत सारा एनर्जी है, तो सनलाइट के कितने क्वांटम जो है एक ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए काम आता है। क्लोरोफिल ट्रैप करने के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस से, तो कितना ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है उसको क्या बोला जाता है, क्वांटम यील्ड। ठीक है, जो कि एक क्वांटम को चेंज कर सकता है क्लोरोफिल के कौन से फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट जो होता है उसमें 2500 क्लोरोफिल पाया जाता है। 2500 क्लोरोफिल पाया जाता है। हम लोग देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कम से कम पिगमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो कि लाइट के क्वांटम जो होते हैं ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए काम आता है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए जो काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट जो होता है सब प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक जो यूनिट होता है उसमें 2500 क्लोरोफिल पाया जाता है। 2500 क्लोरोफिल एक यूनिट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और 300 से 5000 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है जरूरी होता है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है जानते हैं हम लोग, है ना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है, 300 से 5000 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होता है। ठीक है, एक एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में कितना क्लोरोफिल रहता है, 2500 क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5000 तक क्लोरोफिल चाहिए होता है। मतलब एक फोटोसिंथेटिक यूनिट नहीं होगा, 2-3 फोटोसिंथेटिक यूनिट काम करेगा इसमें, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्वांटासोम 96000 होता है। ठीक है, क्वांटासोम किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट जो होता है वेव के रूप में आता है सनलाइट, और हर वेव को जब हम लोग अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि वेव में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहता है जिसको बोला जाता है फोटोन, और फोटोन पार्टिकल के अंदर बहुत सारी एनर्जी भरा हुआ रहता है जिसको बोलेंगे क्वांटम। ठीक है, और ग्रेना के जो थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे यूनिट होता है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट।
ऐसे फोटोसिंथेटिक यूनिट, इसमें बहुत सारे पिगमेंट, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे कोएंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, और कितना क्वांटम एब्जॉर्ब करने के बाद कितने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं और कितने ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये सब चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है। रॉबर्ट इमर्सन ने देखे कि 8 क्वांटम ऑफ लाइट जरूरी होता है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 8 क्वांटम जो होता है जरूरी होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए और एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, ऐसा देखा गया। इसी को बोला जाता है क्वांटासोम फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है वही क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट रिएक्शन को चलाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि 8 क्वांटम चाहिए होता है एक ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ठीक है, ये था फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम। अब हम देखेंगे इमर्सन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, इमर्सन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। रॉबर्ट इमर्सन 1957 में उसने क्या किए कि एक एल्गी लिए, क्लोरेला। हम लोग जानते हैं क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी होता है। ठीक है, उसने ऐसा देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किए कि कौन से लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और उनको ये पता चल गया था कि 400 से 700 जो वेवलेंथ वाले जो लाइट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसने क्या किए, 400 से 700 के बीच में सभी वेवलेंथ वाले लाइट को अलग अलग क्लोरेला में दिए। ठीक है, तो उसने क्या देखे कि पहले एक ही टाइप के, सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही टाइप के लाइट को एक बार में दिया जाना। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लाइट का बैंड होता है, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट पाए जाते हैं, लेकिन एक ही वेवलेंथ वाले लाइट को एक बार दिया गया। ऐसे देते देते उसने देखे कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन 680 nm वेवलेंथ तक जाने के बाद 680 nm तक बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन 680 nm तक जाने के बाद अचानक पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस वेवलेंथ वाली लाइट 680 nm वेवलेंथ वाली लाइट में पूरी तरह से बंद हो गया फोटोसिंथेसिस, तो इसको बोला जाता है रेड ड्रॉप। उसने इसको रेड ड्रॉप बोले। ठीक, बाकी सभी वेवलेंथ वाली लाइट में अलग अलग दिया गया। फिर बाद में ऐसा देखे कि जब एक ही टाइप की लाइट को मतलब एक ही टाइप की लाइट को दिया जाता है तो कम फोटोसिंथेसिस होता है, और एक साथ जब दो लाइट को दिया जाता है, ठीक है, दो वेवलेंथ वाले लाइट को जब एक साथ, जैसे 680 से ज़्यादा 700 nm लाइट को एक साथ दिया गया और 680 एक साथ दिया गया, तो दो वेवलेंथ वाले लाइट को जब एक साथ हम क्लोरेला में देंगे तो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले 700 को अलग से दिया गया, 680 को अलग से दिया गया वेवलेंथ वाले लाइट को, तब देखिए कि फोटोसिंथेसिस जितना होता है, और दो को जब एक साथ 658 और 700 nm वेवलेंथ वाले लाइट को जब एक साथ हम देंगे क्लोरेला में, तब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो उसने ऐसा बोले कि दो टाइप के वेवलेंथ वाले लाइट को जब एक साथ दिया जाता है तब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और एक ही टाइप के वेवलेंथ वाले लाइट को जब एक बार में दिया जाता है तो कम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इमर्सन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसने 680 वेवलेंथ से ज़्यादा, जैसे 700 nm वेवलेंथ वाले लाइट में, और उसके साथ 653 nm वाले लाइट में क्लोरेला को रखे, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ ऐसा देखा गया। ठीक है, तो उसने ऐसा देखे कि रॉबर्ट इमर्सन ने लाइट को सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट में दिए, तो उसने बोले कि एक क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितने ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्वांटम यील्ड। तो हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम में पढ़े हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने में और एक ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 8 क्वांटम चाहिए। ठीक है,
तो उसने एक ग्राफ खींचे, तो उसने क्या देखे 680 nm वेवलेंथ वाले रेड लाइट में क्वांटम यील्ड सबसे कम हो जाता है, अचानक कम हो जाता है, इसको बोला जाता है रेड ड्रॉप। ठीक है, तो उसने दो चीज़ दिए, एक 680 वेवलेंथ वाले से ज़्यादा मतलब 700 nm में रखे, और दूसरा 653 nm, दोनों को एक साथ क्लोरेला में दिए। तो उसने देखे कि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इसको बोला जाता है इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इस टाइप से उसको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि दो सिस्टम चलता है, सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो दो सिस्टम उसमें चलता है। ठीक है, एक 673 वेवलेंथ वाले लाइट में चलता है, और दूसरा 700 nm लाइट में चलता है। ठीक है, जैसे दोनों को एक को बोला जाता है पिगमेंट सिस्टम 1, दूसरे को जैसे 680 जो होता है 73 से 80 वाले जो वेवलेंथ वाले लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसको हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, और 700 nm लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि दो टाइप के वेवलेंथ वाले लाइट में दो प्रोसेस चलता है, एक फोटो सिस्टम 1, दूसरा फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो एक थर्ड बटर एक साइंटिस्ट थे 1966 में, उसने 673 वेवलेंथ वाले लाइट में देखे थे कि फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और उसके बाद 688 में देखा गया, फिर 700 में क्लैटन करके एक साइंटिस्ट थे, उसने देखे 700, मतलब पहले ऐसा माना जाता था एक 680 nm में फोटो सिस्टम 1 और 70 nm वेवलेंथ वाले लाइट में एक फोटोसिंथेसिस चलता है जिसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। एक थर्ड फोटो सिस्टम भी चलता है, ठीक है, जो 673 वेवलेंथ वाले लाइट में होता है। ठीक है, इस टाइप से ये पता चला। तो रॉबर्ट इमर्सन ने क्या किए थे, क्लोरेला में एक ही वेवलेंथ वाले लाइट को डाले जिसको बोला जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो उसने देखा फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस बढ़ते बढ़ते अचानक 680 में पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, एकदम बंद ही हो जाता है, इसको रेड ड्रॉप बोला जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया 680 से ज़्यादा और 680 से कम, ये दोनों टाइप के वेवलेंथ वाले लाइट को एक साथ क्लोरेला में डाले, तो उसने देखे कि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इसको बोलेंगे इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को करते करते उनको पता चला कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के वेवलेंथ वाले लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, एक को फोटो सिस्टम 1 नाम दिया गया, एक को फोटो सिस्टम 2। ठीक है, इस टाइप से फोटोसिंथेटिक यूनिट, क्वांटम, इमर्सन इफेक्ट और एक्शन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, तीनों कंप्लीट हो जाता है।